विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है पूर्व मध्य यानी राजपूत कालीन। पूर्व मध्य कालीन यानी राजपूत कालीन भारत की सांस्कृतिक स्थिति यानी कल्चरल सिचुएशन ऑफ अर्ली मीडिएवल इंडिया। तो इसमें बता रहा हूं मैं 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारतीय संस्कृति जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन 400 सालों में यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में मध्य इसके बीच में क्या हुआ, भारतीय सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने प्राचीन युग का अंत एवं पूर्व मध्य युग यानी राजपूत युग का आरंभ किया। नई राजनीतिक अवस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुए। सामंती व्यवस्था की जड़ें इस समय मजबूत हुई। सामंती व्यवस्था के उदय ने सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। सांस्कृतिक जीवन को भी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये 3 चीजों पे खास ध्यान देना आपने। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन। ठीक है, इस पे मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था बता दूं। पूर्व मध्य काल में उत्तर भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजपूत वंशों ने अपना राज्य कायम किया। इन राज्यों की शासन संबंधी सामान्य विशेषताएं जो थी उसमें क्या क्या शामिल था? तो नंबर 1, राजा का दैवीय उत्पत्ति यानी राजा को देवता माना जाता था। राजा की दैवीय उत्पत्ति, देवताओं की इच्छा से ही कोई राजा बन सकता है। दूसरा, राजतंत्र है ना, राजतंत्र यानी मोनार्की, गवर्नमेंट बाय द किंग। उसके बाद गणतंत्रों का पूर्ण अभाव, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं रही। अधिकतर जो राज्य थे वो कैसे थे? राजतंत्रात्मक थे। मंत्री परिषद के महत्व में कमी, जब राजा सारी शक्तियां अपने हाथ में रखता था तो मंत्री परिषद के महत्व में क्या आ गई? कमी आ गई। सामंती व्यवस्था का पूर्ण विकास, सामंती व्यवस्था का पूर्ण विकास। सेना के महत्व में वृद्धि, सभी लोग अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लग गए, सेनाएं ज्यादा होने लगी संख्या। केंद्रीय स्थायी सेना की कमी, केंद्रीय स्थायी सेना की कमी मतलब राजा की अपनी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, सामंतों की सेना होती थी। युद्ध के अवसर पर क्या सामंतों को बुलाया जाता था कि चलो भाई अब क्या करना है, युद्ध करना है। सारे सामंत जो भी कर देते थे राजा को, वो सब क्या अपनी अपनी सेना लेके आते थे। तो केंद्रीय स्थायी सेना की कमी हो गई। राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। पॉलिटिक्स जो पॉलिटी में क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। राजाओं की न्यायप्रियता, राजाओं की न्यायप्रियता परंतु कठोर दंड का विधान। परंतु दंड क्या थे? कठोर थे। इतना समझ में आ गया। जब भी आपसे पूछेगा कि राज्यों की शासन संबंधी जो सामान्य विशेषताएं थी कब? पूर्व मध्य काल में या राजपूत कालीन भारत की जो भारत में, तब आपने ये सारे पॉइंट बताने हैं। उसके बाद राजपूत काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी जिसमें राजा की स्थिति सर्वोच्च थी। राजा की दैवीय उत्पत्ति में विश्वास किया जाता था। पूर्व मध्यकालीन व्यवस्थाकार लक्ष्मीधर ने अपनी पुस्तक कृत्यकल्पतरु में राजा को इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, वायु और सूर्य आदि के अंश से निर्मित बताया है। क्या बताया है? लक्ष्मीधर ने अपनी पुस्तक कृत्यकल्पतरु में राजा को इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र, वायु और सूर्य आदि के अंश से निर्मित बताया है। राजपूत राजा बड़ी बड़ी गौरवपूर्ण उपाधियां धारण करते थे, यथा महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, मालव चक्रवर्ती और त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति यानी इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। ठीक है, और ये हर काल में हुआ। क्या हुआ? हर काल में राजाओं ने अपना महिमा मंडन स्वयं करवाया और उससे क्या हुआ? जनता पर उसका प्रभाव भी पड़ा। ये ठीक है कि बड़ी क्या युद्ध करने पड़ते थे, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता था, लेकिन उपाधियों का भी फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है? जो सिख संप्रदाय में जो गुरु थे हमारे, वो जानते थे कि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? नाम का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? सभी बालकों के नाम के आगे सिंह लगाने का क्या किया? मतलब आदेश दिया। इसीलिए आपने देखा होगा सिख धर्म में हर नाम के आगे सिंह लगा होता है। सिंह लग गया तो इसका मतलब पुरुष है, और अगर कौर लग गया तो इसका मतलब महिला है। सुरेंद्र सिंह तो फिर क्या हो गया? वो पुरुष है। और सुरेंद्र कौर हो गई तो क्या हो गया? बचपन से अगर किसी बच्चे को आप सिंह बोलोगे उसके अंदर उस प्रकार के गुण आएंगे। ठीक है,
और अगर आप बचपन से किसी बच्चे को ये बोलेंगे कि तुम मूसक हो, यानी चूहे हो, तुम चिकन हार्टेड हो, तुम क्या हो, चिकन हार्टेड मतलब मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, बहुत डरपोक होते हैं वो, जब बिजली चमकती है तो 10 में से 5 अपने आप ही मर जाते हैं, इसलिए बोलते हैं चिकन हार्टेड। ठीक है, और इस प्रकार की बातें करेंगे तो फिर वो बच्चा वैसे ही होगा। तो इसीलिए देखा होगा आपने, तो वॉरियर्स, ये सिख कम्युनिटी जो है वॉरियर्स है, योद्धा है वो। ठीक है, तो योद्धा बनाना था, मुगल सिख संबंध खराब हो चुके थे, तो ऐसे राजाओं ने भी किया, अपनी बड़ी बड़ी उपाधियां क्या की, धारण की, अपने आप को देवता बताया, दैवी उत्पत्ति। राजा निरंकुश था, परंतु व्यवहारता धर्म और लोक परंपराओं से अनुशासित होता था। मेधातिथि यानी मनु के जो मनुस्मृति के टीकाकार हैं, उन्होंने प्रजा रक्षण और रंजन को राजा का कर्तव्य बताया है। किसको? प्रजा रक्षण और रंजन को राजा का कर्तव्य बताया। वैसे भी सभी लोग, जितने भी विद्वान लोग हैं, वो यही बोलते हैं शुरू से, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा की रक्षा करना राजा का क्या है, कर्तव्य है ना। इसीलिए राजा क्या करता है, अपनी सेनाएं रखता है। केंद्रीय सेना रखने का सामर्थ्य मेरे ख्याल से तत्कालीन स्थिति में नहीं था, इसलिए सामंती व्यवस्था बनाई गई। बोला गया कि भाई ये जागीर अब तुम्हारी है। क्या है? इस जागीर में खुद भी खाओ, सेना को भी पालो, सेना का भी क्या करो, रख रखाव करो, और युद्ध के अवसर पर क्या, जब मैं तुम्हें आमंत्रित करूं कि भाई युद्ध लड़ना है, तो अपनी अपनी सेनाएं लेकर क्या करो, इकट्ठे हो जाओ। इतना समझ में आया? राजा अनेक मंत्रियों, सामंतों और राज्याधिकारियों यानी राजपुरुषों की सहायता से शासन संचालित करता था। हालांकि मंत्री परिषद के गठन संबंधी स्पष्ट जानकारी का अभाव है, फिर भी राजपूतकालीन अभिलेखों में मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। मंत्रियों का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था। मंत्रियों का पद, ये थोड़ा गलत हो जाता है, जरूरी नहीं है कि एक योग्य मंत्री का पुत्र भी क्या हो, योग्य हो। ठीक है, तो मंत्रियों का पद सामान्यतः वंशानुगत हो गया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वंश परंपरा में, वंश प्रणाली में कुछ विद्याएं क्या होती हैं, शुरू से चली आती है। जैसे माना वणिक वर्ग है, क्या है, उसको किसी एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो बचपन से देख रहा है, अपने दादा को अपने दुकान में बैठे हुए देख रहा है, अपने पिता को देख रहा है, वो सीख रहा है। क्या बचपन से ले जाते हैं वो लोग दुकान में, तो बचपन से क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि किस प्रकार से ग्राहक से किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से बात करनी है, कोई चीज कितने की है, कितने में बेचनी है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। समझ में आ गया? और मेन क्या है, क्या संतुष्ट करना किसको, ग्राहक को, कि हाँ भाई ये जो चीज मैं दे रहा हूं सबसे बढ़िया है, ये चाहे ना हो, है ना। लेकिन क्या बोलना है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, ये इकलौती चीज है, बस ये आप ही के लिए है। ठीक है, चलो जी। तो सामान्यतः ब्राह्मण ही मंत्री पद पर नियुक्त किए जाते थे। सामान्यतः ब्राह्मण ही मंत्री पद पर नियुक्त किए जाते थे। ऐसे ही कारीगर में भी देखा होगा आपने, एक कारीगर है, वो अपने बच्चे को बचपन से ही क्या कर रहा है, सिखा रहा है, आपकी उम्र तक आते आते वो परफेक्ट कारीगर बन जाता है, बन जाता है। और आप क्या कर रहे होते हो उस समय, क्या कर रहे होते हो, आप अपने अपने कैरियर के लिए प्रयास कर रहे होते हो, तब तक उसका कैरियर बन चुका होता है। ठीक है, चलिए जी। समकालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि इस समय मंत्रियों की महत्ता में ह्रास हुआ। प्रबंध कोश, प्रबंध चंद्रोदय और प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि राजा मंत्रियों की सलाह को उपेक्षा करते थे। किन किन किताबों से पता चलता है? प्रबंध कोश, प्रबंध चंद्रोदय और प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि राजा मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा करते थे। बीएनएस यादव के अनुसार मंत्रियों की घटती महत्ता का प्रमुख कारण राजा की निरंकुश प्रवृत्ति, शौर्य भावना और सामंतों का बढ़ता प्रभाव था। यानी राजा निरंकुश हो गया था, राजा निरंकुश हो गए थे, यानी अंकुश नहीं था। ठीक है, शौर्य भावना और सामंतों का बढ़ता प्रभाव देखा भी होगा आपने राजपूत काल में। मतलब अगर मंत्रियों ने बोल भी दिया राजा को कि महाराज इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है, आपस में मतलब भाई अगर कोई बाहरी शत्रु हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है, और हम क्या है, राजपूत काल में देखा होगा आपने, कई बार आपस में ही युद्ध करके अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं। माना मंत्रियों ने समझाया भी होगा, लेकिन एक ईगो हर्ट हो रखा था राजा का, क्या कि भाई ऐसे कैसे, इसने ऐसे कैसे, क्या मेरी बात कैसे नहीं मानी, कर देना कम कैसे किया। जबकि जरूरत क्या थी उस समय, एकजुट होकर देश के जितने भी राजा थे वो सब अगर एकजुट हो जाते और भारी शक्ति से क्या करते, लोहा लेते, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते थे। ठीक है, जो आक्रांता थे उनको पराजित किया जा सकता था।
तो BNS यादव के अनुसार मंत्रियों की घटती महत्ता का कारण क्या था? राजा की निरंकुश प्रवृत्ति, यानी कोई अंकुश नहीं था राजा पर। शौर्य भावना, अपने आप को क्या दिखाना, ज्यादा वीर दिखाना, शौर्य भावना, और सामंतों का बढ़ता प्रभाव। सामान्यतः राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज होता था, परंतु उत्तराधिकार के लिए संघर्ष के प्रमाण भी मिलते हैं। उत्तराधिकारी के अवयस्क होने पर रानी द्वारा संरक्षिका के रूप में कार्य करने का भी उल्लेख मिला है। मैंने आपको बताया था, जैसे मूलराज सेकंड, नाइकी देवी, नाइकी देवी के संरक्षण में, यानी रानियों ने भी अपने पुत्रों के संरक्षण में शासन किया है। संरक्षक रानियों के प्रमुख नाम गहड़वाल नरेश मदन पाल की पत्नी पृथ्वीशिका, गहड़वाल नरेश मदन पाल की पत्नी पृथ्वीशिका, चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूर देवी, जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज थर्ड, उनकी माता का नाम क्या था? कर्पूर देवी। क्या नाम था? कर्पूर देवी। सोलंकी नरेश जयसिंह की माता मयण्णला देवी, इनके नाम मिलते हैं किताबों में, ठीक है, पुस्तकों में। अगला, केंद्रीय सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र को विभिन्न प्रशासकीय इकाइयों जैसे भुक्ति, मंडल, विषय, पथक, पथक या पाठक में विभाजित किया जाता था। तो केंद्रीय सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, जैसे आज भी होता है, एक देश होता है, देश के अंदर राज्य होते हैं, राज्यों के अंदर क्या होते हैं? मंडल होते हैं, मंडल के अंदर जिले होते हैं, जिलों के अंदर क्या होते हैं भाई? हाँ, ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक से नीचे क्या होते हैं? फिर स्थानीय आ जाता स्वशासन, नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम। सबसे छोटी इकाई हमेशा क्या रही है? गांव रही है, ठीक है। ऐसी उस समय भुक्ति, मंडल, विषय, पथक, पाठक। भुक्ति सबसे बड़ी इकाई थी, जिसका प्रमुख भोगपति, भौगिक या ऊपरिक महाराज होता था। भुक्ति सबसे बड़ी इकाई थी, जिसका प्रमुख कौन होता था? भोगपति, भौगिक या ऊपरिक महाराज होता था। भुक्ति को राष्ट्र भी कहा जाता था, जिसका प्रमुख राष्ट्रपाल कहलाता था। प्रतिहार और चाहमान अभिलेखों में वर्णित तंत्रपाल नामक अधिकारी भी स्थानीय प्रशासक था। मंडल भी भुक्ति से छोटी इकाई थी, जिसका प्रमुख मांडलिक या महामंडलाधिपति कहा जाता था। मंडल, भुक्ति से नीचे क्या होते थे? भुक्ति से नीचे मंडल होते थे। मंडल क्या जो मेन प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे? मांडलिक। क्या बोलते थे? जैसे आज हम बोलते हैं कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर, जैसे उत्तराखंड है, दो कमिश्नरी, दो वो है, मंडल है यहाँ पर, तो हम क्या बोलते हैं उनको, है ना? तो मंडल भुक्ति से छोटी इकाई थी, जिसका प्रमुख मांडलिक या महामंडलाधिपति कहलाता था। विषय जो था, जिले को कहते थे। विषय किसको कहते थे? जिले के समकक्ष इकाई थी, जिसका प्रमुख विषयपति होता था। अनेक ग्रामों से मिलकर पथक, पाठक नामक इकाई बनती थी। ग्रामों का प्रमुख ग्रामिक, ग्रामपति, मेहतर कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामिक, ग्रामपति या मेहतर कहलाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हमेशा ही ग्राम सबसे छोटी इकाई रही है, किसी भी काल में आप पढ़ लेंगे। नगरों का शासन पंचकुल नामक समिति के द्वारा संपादित किया जाता था। समिति में 5 सदस्य होते थे। तलार, साधनिक, दंडपाशिक, दंडिशा नामक अधिकारी पुलिस व्यवस्था से संबंधित थे। तलार, साधनिक, दंडपाशिक और दंडिशा नामक पदाधिकारी पुलिस व्यवस्था से संबद्ध थे। राजपूतकालीन राजनीतिक परिवेश बहुत ही अनिश्चितता से भरा था। पास पड़ोस के शासकों से युद्ध करना प्रायः राजा का कर्तव्य माना जाता था। प्रायः सामंतों की स्वामी भक्ति परिवर्तित होती रहती थी। निरंतर युद्धों के इस वातावरण में सेना का महत्व तो बढ़ा, परंतु केंद्रीय स्थायी सेना में कमी भी आई, क्योंकि प्रायः राजा सैन्य शक्ति के लिए अपने सामंतों या अधीनस्थ राजाओं पर निर्भर रहने लगा। इस सेना में रथों का व्यवहार कम हो गया। पैदल सैनिकों के साथ साथ हाथी और अश्व टुकड़ियों की महत्ता बढ़ गई। सैन्य व्यवस्था में दुर्गों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। प्रतिहार शासन काल में दुर्ग के प्रमुख पदाधिकारी को कोटपाल कहा जाता था। क्या कहते थे? कोटपाल कहते थे। इतना समझ में आ गया? राजपूतकालीन अभिलेखों में जो प्रमुख पदाधिकारियों के नाम मिले हैं वो महासंधि विग्रहिक, यानी युद्ध और शांति का मंत्री। यहां से क्वेश्चन बना है, महासंधि विग्रहिक। पहले भी पढ़ा है आपने गुप्तों में। हरिसेन क्या था? दरबारी कवि भी था और महासंधि विग्रहिक भी था उसका, तो समुद्रगुप्त का। तो महासंधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति का मंत्री। अक्ष पटलाधिकृत यानी राजकीय दस्तावेज विभाग का प्रधान, यानी लेखे जोखे रखने होते थे। राजकीय दस्तावेज विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? अक्ष पटालाधिकृत।
अगला भांडागारिक कोषाध्यक्ष, भांडागारिक कोषाध्यक्ष। ये जितनी भी कास्ट बनी है ना, ये यहीं से बनी है। पहले कर्मचारी थे, बाद में कास्ट बनी। आज भंडारी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उत्तराखंड में? यानी राजा के जो कोषाध्यक्ष के देखने वाले लोग रहे होंगे उस टाइम पर, वही आगे चलकर क्या कहलाए? भांडागारिक से क्या बन गए? भंडारी बन गए। ठीक है। महाप्रतिहार या दौवारिक जो थे वो राजमहलों के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी थे। महाप्रतिहार या दौवारिक राजमहलों के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी। ऐसे महादंड नायक और महाबलाधिकृत, ये महासेनापति यानी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। धर्मस्थ जो था वो न्याय विभाग का प्रधान होता था, जजेस जो होते हैं। महापुरोहित जो था वो धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़नी है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में पूर्व मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई थी। परंपरागत चतुर्वर्ण व्यवस्था के साथ साथ अनेक जातियों, उपजातियों और विभिन्न विधि निषेधों के कारण कठोरता बढ़ गई थी और समाज की ग्रहणशीलता कम हुई। हालांकि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, परंतु वैश्यों की स्थिति में गिरावट हुई। अस्पृश्य जातियों की संख्या में वृद्धि हुई एवं दासों की दशा और भी दयनीय हो गई। बाल विवाह, सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया और अंतरजातीय विवाह को निषिद्ध कर दिया गया। इंटरकास्ट मैरिजेस को निषिद्ध कर दिया गया। आज भी समाज में आपने देखा होगा, अब तो खैर चलन हो गया है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस पे आज भी समाज क्या करता है? प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या करता है? ये परंपराएं पहले से चली आ रही है। वर्ण व्यवस्था और क्या बोलते हैं, अंतरजातीय विवाहों को निषिद्ध करना, ठीक है, ये पहले से चला आ रहा है। अभी भी समाज में इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षित वर्ग में कम दिखाई देते हैं। वहां पर शिक्षित वर्ग में कम दिखाई देंगे, थोड़ा जो कम शिक्षित होंगे वहां पर ज्यादा दिखाई देंगे। इन सामाजिक परिवर्तनों के लिए कुछ कारण माने जाते हैं, जैसे सामंतवादी व्यवस्था। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद एक प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसके माध्यम से भू राजस्व की उगाही, सेनाओं के संरक्षण एवं व्यवस्थापन और प्रशासनिक अधिकार वंशानुगत रूप से भूमिधारियों अर्थात सामंतों को प्रदान किए जाते थे। भारत में सामंतवाद की शुरुआत मौर्योत्तर काल यानी शक कुषाण काल से हुई। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में इस प्रणाली का क्रमशः विकास हुआ। पूर्व मध्यकाल और राजपूत काल में यह प्रणाली अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। सामंतवाद की उत्पत्ति में कतिपय तात्कालिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान था। मौर्योत्तर और विशेष रूप से गुप्तोत्तर काल में छोटी छोटी राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों के विकास, भूमि अनुदान देने की प्रथा और अनुदान में राजस्व, पुलिस और प्रशासनिक दायित्वों का हस्तांतरण एवं वंशानुगत प्रशासनिक पद, इन सब ने मिलकर भारतीय सामंतवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। रामशरण शर्मा भारत में सामंतवाद के उद्भव के लिए भूमि अनुदान को ही मुख्य कारण मानते हैं। क्या करते हैं? ये अब मीडिएवल में भी पढ़ेंगे आप, इल्तुतमिश के समय सुनेंगे आप कि अब क्या किया उसने, वेतन के बदले जागीर देना शुरू कर दिया। इक्ता बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? कहां तक वेतन बांटोगे भाई? तो क्या कर दिया, जैसे अपने कुछ खास लोग हैं उनको क्या कर दी, जागीर दे दी। कहा कि भाई अब इसमें उगवाओ या उगाओ, जो भी करना है, ठीक है, खुद भी खाओ, राज्य को भी दो, टैक्स भी दो, साथ में सेना भी रखो, सेना का रख रखाव, सारी चीजें जो करनी हो आपने करनी है। युद्ध के टाइम पर अपनी सेना लेके पहुंचो भी। इतना समझ में आ गया? लेकिन इससे एक बड़ी दिक्कत होती थी, सेना जो थी ना वो किसके प्रति भक्त होती थी? अपने सामंत के प्रति, राजा के प्रति नहीं होती थी। भाई जान, माना मैं राजा हूं, आप सब लोग मेरे सामंत हो, सबको मैंने बड़े बड़े टुकड़े दे दिए। क्या कर दिए? मैंने कहा भाई ऐसा है कि क्या ये क्षेत्र, ये जो पूरा ऋषिकेश वाला क्षेत्र है मैंने आपको दे दिया, हरिद्वार वाला क्षेत्र आपको दे दिया, रुड़की वाला क्षेत्र आपको दे दिया, है ना, और आपको क्या चाहिए भाई? हाँ जी, देहरादून वाला क्षेत्र आपको दे दिया, ठीक है, और क्या चाहिए आपको? है टिहरी, चलो टिहरी वाला क्षेत्र आपको दे दिया। मालिक है आपको? कहाँ का क्षेत्र चाहिए? जल्दी मांगो। नैनीताल वाला क्षेत्र चलो आपको दे दिया। अब क्या हुआ, मेरा युद्ध हुआ, माना किसी बाह्य शक्ति से युद्ध हुआ या किसी पड़ोसी राज्य से युद्ध हुआ, तो मैंने आप सबको आदेश दिया। अच्छा, जब मैंने आपको क्षेत्र दिए तो मैंने आपको कहा कि भाई इस पे क्या करो, अब जो भी काम करना, व्यवस्थाएं आपने करनी है, खेती करवाओ, किसानों से टैक्स वसूलो, जो भी करना आपने करना है, उसका एक हिस्सा मुझे देना है, मतलब राज्य को देना है, क्योंकि मैं ही राज्य हूं। क्या हूं?
अब सबने क्या किया, टैक्स दिया, ठीक है, मेरा भी काम चल रहा है, राज्य चल रहा है, मैं केंद्रीय सत्ता में हूं, आप लोग क्या हो, सामंत हो। अब क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध में आप अपनी अपनी सेनाएं लेके आए और मैं चिल्ला रहा हूं सैनिकों को, भाई आदेश दे रहा हूं, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानेंगे। किसका कहना मानेंगे? क्योंकि उन्होंने शुरू से आपके अंडर में रहे हो, क्या रहे हैं, आपके अंडर में रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो आपके प्रति इनकी भक्ति होगी, मेरे प्रति उतनी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? जैसे स्कूल में भी होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपनी मैम के प्रति ज्यादा क्या होते हैं, जो उनकी मैडम होती हैं, जो उन्हें पढ़ाती हैं, क्लास टीचर होती हैं, उन्हीं के प्रति क्या होती हैं, वफादार, समर्पण जो भी होता है। और प्रिंसिपल साहब अगर कुछ बोलते हैं, हाँ पता है उन्हें कि केंद्रीय सत्ता में कौन है, प्रधानाध्यापक महोदय हैं, लेकिन उनकी बात को उतने सीरियसली नहीं लेंगे वो जितना किससे लेंगे, क्यों भले के अपनी शिक्षिका, इवन अपने माता पिता का भी को सीरियसली नहीं लेंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये व्यवस्था चली आ रही है, अभी भी है। तो कहां तक पहुंचे थे हम लोग? रामशरण शर्मा जी बोलते हैं कि भारत में सामंतवाद के उद्भव के लिए भूमि अनुदान ही मुख्य कारण था। ठीक है, भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद से भिन्न था। भारतीय सामंतवाद जहां जाति व्यवस्था पर आधारित था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, वहीं यूरोपीय सामंतवाद चर्च, कुलीनता और आम लोगों में विभाजित था। यूरोपीय सामंतवाद में भूमि पर खेती के लिए दासों को भूमि दी जाती थी, वहीं भारतीय सामंतवाद पद्धति में राजाओं ने करों और अधिशेषों को एकत्र करने के लिए अनुदान दिया। इसलिए भारतीय सामंतवाद को अर्ध सामंतवाद की संज्ञा दी जाती है, अर्ध सामंतवाद की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि भारतीय सामंतवाद पद्धति में राजा ने करों और अधिशेषों, सरप्लस, अधिशेष बोलते हैं सरप्लस को एकत्र करने के लिए अनुदान दिया। ठीक है, अच्छा जी, भारतीय सामंतवाद की विशेषताओं का वर्णन रामशरण शर्मा जी ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में किया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, हु रोट द बुक भारतीय सामंतवाद? आंसर रामशरण शर्मा जी। ठीक है, विद्वान व्यक्ति हैं। अगला, भारतीय सामंतवादी व्यवस्था का उदय एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था के विघटन के बाद हुआ। पूर्व मध्यकालीन सामंतवाद में विकेंद्रीकरण के कारण आर्थिक अवनति दृष्टिगत होती है, विशेषकर बाह्य और आंतरिक व्यापार का इस काल में पतन हुआ। धातु मुद्रा में भारी कमी हो गई, जिससे कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूंगा विकेंद्रीकरण, अगर राजा ने सारी शक्तियां अपने हाथ में रखी हुई हैं और वो क्या कर रहा है, वेतन दे रहा है, क्या कर रहा है, वेतन दे रहा है सेना को, या जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको वेतन दे रहा है, तो समझ लीजिए केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। लेकिन जब वो क्या कर रहा है, शक्तियों को हस्तांतरित कर दे रहा है, काम मतलब बांट दे रहा है, जागीरें बांट दे रहा है, और क्या सेना भी उन्हीं के अंडर में है, तो तब हम बोलते हैं क्या, प्रशासन भी वही चला रहे हैं, तो विकेंद्रीकरण हो गया। जैसे अगर आधुनिक समय में आप पूछें कि विकेंद्रीकरण कैसे, विकेंद्रीकरण का उदाहरण क्या है, तो सब कुछ संसद नहीं कर रही है, संसद केंद्र में है, राज्यों के लिए विधानमंडल है, राज्यों के लिए क्या है, विधानमंडल है, शहरों के लिए नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, इनके लिए अपने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, और गांव के लिए पंचायतों की व्यवस्था की गई है। तो सबसे छोटी संसद जो है वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा है। सबसे छोटी जो लघु संसद है देश की, वो क्या है, यानी कहीं पर अगर ग्राम प्रधान बैठा है अपने वार्ड मेंबर के साथ, तो वो भी क्या है, संवैधानिक पद है, वो भी क्या है, संसद है, लेकिन कैसी है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी संसद कहाँ है, दिल्ली में, राजधानी में। ठीक है, और राज्य की संसद कहाँ है, भले उसे हम विधानमंडल बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ है, जैसे आप हमारे राज्य की कहाँ है, देहरादून में है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो धातु मुद्रा में भारी कमी हो गई भाई, कृषि पर निर्भरता बढ़ गई, बेगार प्रथा का प्रसार हुआ, करारोपण तथा दंड विधान अनुदान भोगियों को सौंप दिए गए, है ना। अनुदान भोगी मतलब राजा ने जिन्हें अनुदान में दिया भूमि, उन्हें कहा कि भैया दंड भी तुम ही दो और टैक्स भी तुम ही कलेक्ट करो। क्या करो, टैक्स भी तुम ही कलेक्ट करो। इस प्रकार शहरीकरण की गति अवरुद्ध हो गई और नगरों का ह्रास हो गया। स्थानीयता को बढ़ावा मिला, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, और समाज में समानता और सद्भावना का सर्वथा अभाव था, जिससे समाज में गतिहीनता की स्थिति बन गई।
पूर्व मध्य काल में सामंतों की अनेक कोटियां एवं संज्ञाएं थी, जिससे उनके प्रभाव का भान होता है। 12वीं शताब्दी की रचना अपराजित पृच्छा में ग्रंथ के रचयिता भट्ट भुवन देव ने सामंतों की श्रेणियों और संज्ञाओं का उल्लेख किया है, जैसे महामंडलेश्वर। जैसे कौन? महामंडलेश्वर, यानी उसके अंडर में 1,00,000 ग्राम होते थे। कितने? सबसे पहले तो किताब याद कर लीजिए, अपराजित पृच्छा। कौन सी? किसने लिखी? भट्ट भुवन देव ने लिखी। कब की है किताब? 12वीं शताब्दी की है। वो सामंतों की श्रेणियों और संज्ञाओं का उल्लेख करता है अपनी किताब में। वो बोलता है महामंडलेश्वर यानी बहुत बड़ा क्या? सामंत, जिसके अंडर में क्या? 1,00,000 गांव है। दूसरा हो गया मांडलिक, 50,000 ग्राम। मांडलिक के अंडर में कितने हैं? 50,000 ग्राम है। महासामंत 20,000 ग्राम है। कितने? 20,000 ग्राम। सामंत उसके अंडर में 10,000 ग्राम है। उसके बाद लघु सामंत, उसके अंडर में 5,000 ग्राम है। फिर कौन है? चतुरांशका यानी 1,000 ग्राम है। क्या है? तो ये सब किनकी श्रेणी और संज्ञाएं हैं? सामंतों की। इसका मतलब सबसे बड़ा सामंत महामंडलेश्वर और सबसे छोटा सामंत कौन? चतुरांशका। चतुरांशका मतलब 1,000 गांव के ऊपर। पर अगर आपको मिल जाए अभी 1,000 गांव, तो पहले तो 100 गज जमीन ले लो, है ना? वही कठिन है। 1,000 गांव चतुरांशका। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और बता दूं। भारत में सामंत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र संज्ञक ग्रंथ में पड़ोसी शासकों के संदर्भ में किया है। यानी सामंत शब्द का प्रयोग कौटिल्य किस रूप में करता है? पड़ोसी शासकों के संदर्भ में करता है। जागीरदार के अर्थ में भारत में सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग बुद्ध चरित, अश्वघोष ग्रंथ, अश्वघोष का जो ग्रंथ है बुद्ध चरित, उसमें हुआ है। जागीरदार के अर्थ में भारत में सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग, यानी बुद्ध चरित में अश्वघोष कहता है कि सामंत वो है जिसके पास जागीर है। जागीर वर्ड यूज नहीं करता बुद्ध घोष, जागीर ये विदेशी शब्द है। ठीक है। यानी जिसके पास क्या है? भूमि है। जागीरदार यानी भूमिधर, बड़ी भूमि का मालिक, है ना। अगला, अभिलेखों में सामंत तथा महासामंत शब्दों का उल्लेख सर्वप्रथम वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख में हुआ है। वैन्यगुप्त गुणेधर अभिलेख, उसमें सामंत और महासामंत। महासामंत बड़ा सामंत हो गया और सामंत क्या हो गया? छोटा सामंत। एक पिक्चर देखी होगी आपने, लगान, देखिए, जिसमें क्रिकेट खेलते हैं वो, और शायद वो पिक्चर इसके लिए नॉमिनी हुई, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनी हुई थी। तो उसमें देखा होगा आपने, एक राजा होता है, वो सामंत है छोटा। वो क्या कर रहा था? अंग्रेजों के टाइम पे भी ऐसे ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी को महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सारे गांव से इकट्ठा करके वो क्या करता था? अंग्रेजों के पास क्या करता? जमा करता था टैक्स। तो वो भी एक तरह का सामंत था। ठीक है। अच्छा जी, भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहनों ने नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सातवाहनों का नानाघाट इंस्क्रिप्शन किसका है? नानाघाट इंस्क्रिप्शन किसका है? अरे सातवाहन तो राजवंश है, लेकिन किसी महिला का है, नागनिका का है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन देखिए किसका है। उसमें भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। नानाघाट इंस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। नागनिका, नागनिका कहीं कहीं पर नायनिका भी लिखा होता है। तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन, नागनिका का नानाघाट इंस्क्रिप्शन सातवाहनों के समय में भूमि अनुदान का प्राचीनतम साक्ष्य है। भूमि अनुदान के साथ राजस्व के समस्त अधिकारियों को अनुदान ग्राही को सौंपने की प्रथा सर्वप्रथम गुप्त काल में प्रारंभ हुई। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार सामंतवाद के उद्भव और विकास का प्रथम चरण लगभग 300 से 650 ईस्वी तथा इसके उत्कर्ष का काल 1000 से 1200 ईस्वी था। इसी अवधि में क्रमशः इसका ह्रास भी हुआ। भारतीय सामंतवाद के अध्येता की उपाधि अर्थात इंडियन पिरेन रामशरण शर्मा को प्रदान की गई है। यानी जो सबसे ज्यादा अध्ययन किया है सामंतवाद पर, वो किसने किया है? रामशरण शर्मा ने किया है। हेनरी पिरेन यूरोपीय सामंतवाद के अध्येता थे। यूरोपीय सामंतवाद के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन जो किया वो किसने किया? हेनरी पिरेन ने। और भारतीय सामंतवाद के बारे में जो सबसे बड़े अध्येता है, अध्येता मतलब जिन्होंने शोध किए, पढ़ाई की, पूरा पढ़ा, वो कौन है? रामशरण शर्मा जी। इतना समझ में आ गया? तो रामशरण शर्मा और हेनरी पिरेन, इन दोनों का नाम याद रखना है।
तभी तो देखा होगा आपने, किसी के पास, मैं बोल रही हूँ 100 वर्ग जमीन नहीं है, किसी के पास बड़ी बड़ी भूमियां हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कईयों के पास राजाओं के समय में। वो तो देश आजाद हुआ तब जाके जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन चला, तब जाके थोड़ा सा भूमि का क्या हुआ, आवंटन हुआ, वरना फ्रांस जैसी स्थिति हो जाती। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अत्यधिक भूमि है, इसलिए फिर सीलिंग कानून होते हैं। फिर क्या होते हैं, सीलिंग कानून होते हैं कि इससे अधिक भूमि रखी भाई अगर आपने कृषि भूमि, तो आप क्या, सील होगी सरकार में, सरकार उसको अधिकृत करेगी। ठीक है, और उसमें भी बंजर भूमि के लिए अलग बताया गया है और कृषि भूमि के लिए अलग बताया गया। बंजर भूमि ज्यादा रख सकते हैं, कृषि भूमि कम, है ना। तो आपने देखना है कितना कितना रख सकते हैं, कितने हेक्टेयर तक रख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अब 8 भाई हैं, 8 भाइयों के पास अलग अलग भाई के नाम पर अगर वो भूमि है तो फिर वो भी क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। पता चला उसमें 7 तो कनाडा में रह रहे हैं, एक ही है यहाँ पर, क्या, और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। उत्तराखंड में स्थिति देख लीजिए, कितनी नाली जमीन है। वैसे तो यहाँ पे सारे सीमांत किसान हैं, लगभग 1 हेक्टेयर से कम भूमि है सबके पास, मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं सीमांत किसान को। लेकिन फिर भी शहरों की तुलना में बहुत ज्यादा भूमि जो है वो आपकी कहां पर है, गांव में है। क्या उसकी तरफ देखते हो आप, देखते हो, देखना शुरू कर दो। हाँ कर रहे हैं कि देखते हैं, देखते हैं का मतलब खाली जाके देखना नहीं बोलता मैं, मतलब उसमें खेती बाड़ी होती है कुछ, क्या होती है, गेहूं होता है, चलो बढ़िया है, आलू, ठीक है भाई। इसके बाद मैं वर्ण व्यवस्था की स्थिति बता रहा हूं, वर्ण व्यवस्था की स्थिति। चारों वर्णों में ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति थी। आलू का क्या करते हो आप, एक खेत में, देखो भाई अगर आपके यहाँ आलू अच्छा होता है तो चिप्स की फैक्ट्री लगाइए, क्या लगाइए, आलू बेचोगे तो कोई भाव नहीं मिलेगा आपको, चिप्स बना के बेचोगे तो हर बच्चा, हर घर में क्या होगा, मांग होगी। और उसके बाहर लिखिए हिमालयन आलू से बने चिप्स, क्या, हिमालय के आलू से बने चिप्स। चलो, वर्ण व्यवस्था की स्थिति। चारों वर्णों में ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति थी। ब्राह्मण का प्रमुख कार्य अध्ययन, अध्यापन, यजन याजन यानी यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना, ये सब था। परंतु बाह्य आक्रमणों, राजनीतिक अव्यवस्था तथा आर्थिक विपन्नता ने ब्राह्मणों को अन्य कर्म अपनाने को विवश किया। अब माना सीरिया जैसी स्थिति किसी देश में हो जाए और वहां पर कोई, माना वो देश, माना अगर वो हिंदू देश होता और वहां पर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती और आप माना जाते किसी के पास, अपने यजमान के पास, और बोलते आज जरा एक पूजा करा दो, कराएगा कोई? यहाँ तो क्या जीवन की क्या पता नहीं रात तक रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता, तो क्या पूजा कराएंगे? करा भी सकते हैं कुछ लोग। अगर ये बता दिया जाए उन्हें कि इससे क्या होगा आपको, महामृत्युंजय जब से आप मरेंगे नहीं, क्या पता, करा दो, है ना। ठीक है, मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथिन के अनुसार विदेशी आक्रमण और सामाजिक दुर्व्यवस्था की स्थिति में ब्राह्मण शस्त्र ग्रहण कर सकता था। क्या कर सकता था? ब्राह्मण शस्त्र ग्रहण कर सकता था। अच्छा, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं पूजा पाठ का ना, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें थी बड़ी साइंटिफिक थी। महामृत्युंजय जप जो होता है वो आपको, आपके जो मृत्यु के प्रति भय हो जाता है ना, उससे बाहर निकालने का सबसे अच्छा साधन है। दवा उतना अच्छा काम नहीं करती कई बार, क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है कि जैसे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, एक डेथ हो गई, तो एक डर का भाव, जैसे उसने देखा वैसे उसके अंदर क्या आ गया, डर का भाव आ गया। उसके अंदर ये आया कि मैं तो नहीं मरूंगा, मुझे तो नहीं आएगा हार्ट अटैक। तब तक बदकिस्मती से क्या हो गया, दूसरा पड़ोस में भी दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, हार्ट अटैक से, जैसे आजकल चल रहा है, भागते भागते बैडमिंटन खेलते खेलते क्या हो गया, डेथ हो गया। उसके अंदर फिर दूसरा भाव आ गया, यार मुझे तो नहीं होगा। अब वो चक्कर काटने लगा, कहाँ का, ईसीजी कराने लगा और बहुत सारी चीजें कराने लगा। तो अब क्या हो गया, उसके मस्तिष्क में क्या आ गया, एक डर, एक फोबिक एंजाइटी बोलते हैं उसको, फोबिया हो गया उसको, ठीक है। तब तक बदकिस्मती से क्या हो गया, वो उसने मोबाइल उठाया, रील देखी, तो उसमें उसने जैसे ही एक वो देखा कि हार्ट अटैक क्या होता है, तो फिर तो आपको पता है कि मोबाइल किस तरह से चलते हैं, फिर सारे हार्ट अटैक से संबंधित क्या आएंगे उसके। अब वो दिन रात उसको देखता रहेगा, तो वो
फोबिक एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। अब अच्छी शक्तियां कौन है? ईश्वर है। तब ये बताया जाता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मृत्यु ना हो, ठीक है। और तब जब वो महामृत्युंजय जब करता है तो मैंने कहा आपको कि मस्तिष्क को मैसेज दिया जाता है कि क्या मैं बचा रहा हूं भाई, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है वो मृत्यु का डर है। क्या? किसी भी जीव का, छोटे से छोटा जीव भी अपने बचने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है ना। तो बस वो करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो जो एंजाइटी होती है या जो डर होता है वो क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक है, कृपया उसको क्या करें। और उसके लिए भी कुछ विधान है भाई, उसके लिए भी ऐसे नहीं कि क्या मॉल में बैठ के नहीं होगा, वो मंदिर में बैठ के ही होगा। कहां पर? मॉल में बैठ के तो नहीं होगा ना, शॉपिंग मॉल में कहां होगा? मंदिर में बैठ के। तो ब्राह्मण शस्त्र ग्रहण कर सकता था भाई, कब? मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने कहा है कि विदेशी आक्रमण और सामाजिक दुर्व्यवस्था की स्थिति में ब्राह्मण शस्त्र ग्रहण कर सकता था, धारण कर सकता था। संभवतः इस समय व्यापार स्तर पर भूमिदान की प्रथा को देखते हुए भी स्मृतिकार पराशर ने ब्राह्मण के लिए कृषि को सामान्य व्यवसाय बताया है। चालुक्य नरेश कुमारपाल के एक लेख में तथा कथा कोश में ब्राह्मण खेतिहरों का उल्लेख मिला है। इसमें कथा कोश में ब्राह्मण खेतिहरों का उल्लेख मिला है। प्रतिहार कालीन पेहोवा अभिलेख में एक ब्राह्मण का घोड़े के व्यापारी के रूप में उल्लेख हुआ है। यानी ब्राह्मण लोग भी क्या कर रहे थे? कोई घोड़े का व्यापार कर रहा था, कोई कृषि कार्य में संलग्न था, कोई शस्त्र धारण कर रहा था। क्यों? और स्मृतिकारों ने भी देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्हें अनुमति दी। भाई विदेशी आक्रमण हो रखा माना, तब क्या बोलोगे आप कि हम ब्राह्मण हैं, हम शस्त्र नहीं धारण कर सकते? धारण करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर क्या हो गया, भूमिदान की प्रथा हो गई, भूमि मिल गई, राजा ने भूमि दे दी, तब क्या करोगे? कृषि कार्य तो करने पड़ेंगे ना उस भूमि पर, या खाली देखते रहोगे उस भूमि को? तो पराशर ने कहा कि ब्राह्मण के लिए कृषि एक सामान्य व्यवसाय है। इतना समझ में आ गया? ठीक। महाप्रतिहार कालीन पेहोवा अभिलेख में एक ब्राह्मण का घोड़े के व्यापारी के रूप में उल्लेख हुआ है, ठीक है। पूर्व मध्य काल की एक प्रमुख घटना राजपूतों का उदय है। किसका? राजपूतों का उदय था। 12वीं शताब्दी तक राजपूतों की 36 जातियां प्रसिद्ध हो गई थी। मूलतः यह एक योद्धा वर्ग था जो शासन एवं दरबार से संबंधित था। राजपूतों की क्षत्रियों में गणना कर ली गई। वे राज्य, धर्म, ब्राह्मण, स्त्रियों और शरणागतों की रक्षा करना उनका परम और पुनीत कर्तव्य मानते थे। किन किन की? राज्य की, धर्म की, ब्राह्मण की, स्त्रियों की, शरणागतों की रक्षा करना अपना परम और पुनीत कर्तव्य मानते थे। शिवाजी ने भी उपाधि धारण की, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला की। मैं क्या हूं? छत्रपति हूं। और साथ में क्या, एक तरह से कसम समझ लीजिए कि मैं गाय और ब्राह्मणों की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। क्योंकि मुगलों के साथ टक्कर चल रही थी। क्या चल रही थी? हाँ जी। तो ब्राह्मण, स्त्रियों, शरणागत, राज्य और धर्म। शरणागत में देखा होगा, भारत की परंपरा रही है, जो भी शरण मांगेगा अपनी गर्दन कटा देंगे पर उसको सौंपेंगे नहीं, है ना। चीन के साथ शत्रुता का प्रमुख कारण तिब्बती गुरु जो दलाई लामा है उन्हें शरण देना है, ठीक है। टिहरी के राजा का औरंगजेब के साथ टक्कर हो गई सीधे सीधे, क्योंकि सुलेमान सिखों को शरण दे दी। किसने? पृथ्वीपति शाह ने। सीधे सीधे टक्कर किसके साथ? औरंगजेब ने कहा सौंपो, उन्होंने कहा नहीं सौंप सकता भाई, शरणागत है, क्षत्रिय हूं इसलिए क्या करना पड़ेगा? शरणागत की रक्षा करनी पड़ेगी। वो तो फिर कुछ गद्दार होते हैं, मेदिनी राय जैसे, जो क्या कर देते हैं? सुलेमान सिखों को सौंप देते हैं। तो औरंगजेब तो वही था जो पॉइजन देके मार देता था, ठीक है। उनका अधिकांश समय सामंती युद्धों में व्यतीत होता था। वे भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करते थे तथा कला, साहित्य और धर्म का संरक्षण देते थे। भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करते थे। अब आप इस पे प्रश्न खड़ा करेंगे कि भोग विलास क्यों? भोग विलास क्यों? क्योंकि भाई जीवन का कुछ पता नहीं था कि कब क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। क्या था? जीवन का पता नहीं था कि युद्ध में जा रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं, तो भोग विलास की अनुमति थी।
समझ में आया? प्रथम वर्ण जो था उसको नहीं थी, क्योंकि उसने वैसे सामान्यतः युद्ध में नहीं जाते थे तो उन्हें भोग विलास की अनुमति नहीं थी। उन्हें बोला गया कि आपने क्या करना, धार्मिक कृत्य करने, इसलिए आप क्या नहीं करेंगे, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, इन सब चीजों का नियम बनाया गया। वैश्य वर्ण में मान्य कर्म कृषि, पशुपालन और व्यापार थे, परंतु बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म की अहिंसावादी विचारधारा से प्रभावित होकर वैश्य कृषि तथा पशुपालन को छोड़ दिए और केवल वाणिज्य तथा व्यापार को अपनी आजीविका का साधन बना दिया उन्होंने। लेकिन व्यापार की अवनति से वैश्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में ह्रास हुआ। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जब व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ तब वैश्य वर्ण की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गुजरात में जयसिंह सिद्धराज के शासनकाल में वैश्यों की गणना सामंत वर्ग के रूप में होने लगी। बंगाल में भी व्यापारियों की समृद्धि हुई। स्वर्ण व्यापारी तो सेनवंशी शासकों को ही चुनौती देने लगे। सोने के व्यापारी जो थे वो सेनवंशी शासकों को चुनौती देने लगे। इस काल में शूद्रों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस वर्ण का पारंपरिक कर्म सेवावृत्ति था, परंतु पूर्व मध्य काल में उन्हें कृषि, पशुपालन, शिल्प, वाणिज्य आदि की भी अनुमति दी गई। देवल तथा पराशर स्मृति में शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शिल्प उपयुक्त व्यवसाय बताए गए हैं। कृषि, पशुपालन, शिल्प आदि की अनुमति मिलने से शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, जिसका प्रभाव न्यूनाधिक रूप से उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर भी पड़ा। सामाजिक दृष्टि से ये वैश्य के समतुल्य माने जाने लगे। अल बरूनी ने वैश्यों और शूद्रों के सामाजिक स्तर में कोई भेद नहीं देखा। दोनों नगर व गांव में एक साथ रहते थे। कौन लिख रहा है? अल बरूनी लिख रहा है। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद का लेखक कौन? अल बरूनी लिख रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, कुछ चीजें और बता रहा हूं। पूर्व मध्यकालीन कुछ मंत्री जो हैं उनके नाम बता रहा हूं। जैसे पाल नरेश देवपाल के जो मंत्री थे, दर्भपाणी और केदार मिश्र, कुछ मंत्रियों के नाम मिलते हैं। दर्भपाणी और केदार मिश्र किसके मंत्री थे? पाल नरेश देवपाल के मंत्री थे। कैम्बस जो था वो चहमान शासक सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड का मंत्री था। पृथ्वीराज चौहान का मंत्री का नाम क्या था? कैम्बस। शांतु जो था वो जयसिंह सिद्धराज का मंत्री था। कपरदिन जो था वो अजयपाल का प्रधानमंत्री था। लवण प्रसाद और वीर धवल जो थे वो भीमदेव द्वितीय के मंत्री थे। लक्ष्मीधर जो था वो गहड़वाल नरेश गोविंद चंद्र का मंत्री था। हलायुद्ध जो था वो लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। रुद्रादित्य जो था वो वाकपति मुंज का मंत्री था। हरि घोषकरण जो था वो बल्लाल सेन का मंत्री था। और करण जो था वो लक्ष्मण सेन का मंत्री था। कभी कभी मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खासकर जैसे हलायुद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। हलायुद्ध किसका मंत्री था? तो लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मुख्यमंत्री। ऐसे कैम्बस से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो मंत्री था उसका नाम क्या था? तो आंसर कैम्बस। ठीक है। साथ में एक चीज और बता दूं, पूर्व मध्य काल में ही कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख होने लगा। अब ये ध्यान देना, यहां से उल्टा पूछेगा क्वेश्चन। कायस्थों का एक जाति के रूप में उल्लेख कब हुआ? आंसर पूर्व मध्य काल में। सर्वप्रथम ओशनम स्मृति और वेद व्यास के ग्रंथ में कायस्थ का एक जाति के रूप में उल्लेख हुआ। ओशनम स्मृति को याद करना है आपने, आईएएस का क्वेश्चन। जाति के रूप में कायस्थों का, कायस्थ मतलब हो गए जैसे श्रीवास्तव हो गए, वासणे हो गए, जैसे आपके लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे, अमिताभ बच्चन कायस्थ हैं, है ना, बड़े बड़े चार्टर अकाउंटेंट्स जो हैं वो कायस्थ हैं। गुप्तों के समय में कर्मचारी थे। ये क्या थे? लेखा जोखा रखना। इनके देवता भी जो है वो यमराज के साथ जो चित्रगुप्त हैं उन्हें देवता मानते हैं, क्योंकि चित्रगुप्त क्या करते हैं? हिसाब किताब करते हैं आपका, है ना। तो लेकिन बाद में क्या हो गया? जाति होगी। तो ओशनम स्मृति में और वेद व्यास के ग्रंथ में, वेद व्यास से पुराने वाले नहीं है, बाद वाले हैं, कायस्थ का एक जाति के रूप में उल्लेख हुआ। हालांकि कायस्थों का लिपिकों के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ था। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य स्मृति में, गुप्तकालीन याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है कि कायस्थ जो थे वो लिपिक थे। लिपिक मतलब क्लर्क, लिपिक मतलब, और क्लरिकल में क्या काम होता है? लिखत पढ़त का, इसका काम होता है। पूर्व मध्य काल में भूमि अनुदान की व्यापक परंपरा के कारण समाज में सामंत वर्ग और कायस्थ जाति का प्रभाव बढ़ गया। भूमिदान संबंधी दस्तावेज यहीं रखते थे। भूमिदान संबंधी जो दस्तावेज थे वो किसके पास सुरक्षित होते थे? लेखा जोखा जो करते थे कायस्थ करते थे। भूमिदानों की संख्या में वृद्धि होने से इनकी संख्या भी बढ़ी। संभवतः ये दस्तावेजों में हेराफेरी करते थे, तभी याज्ञवल्क्य व कल्याण ने इनकी आलोचना की है
और राजा से अपेक्षा की है कि वे इनके शोषण से प्रजा का रक्षण करें। इनके कायस्थों के शोषण से प्रजा का रक्षण करें। क्षेमेंद्र ने कहा है कि कायस्थों के उदय से ब्राह्मणों का एकाधिकार प्रभावित हुआ है। ब्राह्मणों का एकाधिकार प्रभावित हुआ है। कायस्थ सिर्फ लिपिक ही नहीं रहे बल्कि ऊंचे ऊंचे पदों पर भी नियुक्त हुए। श्रीवास्तव कायस्थों को चंदेल शासकों ने मंत्री और सेनापति पद पर भी नियुक्त किया और उन्हें ठाकुर की उपाधि प्रदान की। किसकी? ठाकुर की उपाधि प्रदान की। इसी प्रकार माथुर कायस्थ चहमानों के दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त थे। सेन शासक बल्लाल सेन का मंत्री हरि घोष करण और लक्ष्मण सेन का मंत्री करण, ये दोनों भी कायस्थ थे। इसी प्रकार जो अन्य स्रोतों से अध्ययन के उपरांत विदित होता है कि कायस्थों का प्रधान व्यवसाय लेखन कार्य था। प्रधान कार्य जो था वो क्या था? लेखन कार्य था। कायस्थों का प्रधान व्यवसाय जो था वो क्या था? लेखन कार्य था। लेखन पर अपनी आजीविका चलाने के कारण उन्हें अक्षरोपजीवी भी कहा गया। क्या कहा गया? तो अक्षरोपजीवी किन्हें कहा जाता है? कायस्थों को कहा गया। अष्ट व्याकरण धेता के रूप में उनका समाज में आदर था। अष्ट व्याकरण धेता के रूप में उनका समाज में आदर था। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसके बाद आता है अस्पृश्यता। क्या अनटचेबिलिटी थी कि नहीं थी? तो पूर्व मध्यकाल में अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि देखी जाती है। दासों और अंत्यजों की स्थिति भी अत्यंत असंतोषजनक थी। समाज में छुआछूत की भावना बहुत प्रबल थी। अंत्यजों को जाति व्यवस्था में बाहर रखा गया। अस्पृश्य जातियों जैसे चांडाल इत्यादि नगर की सीमा में बिना सूचना दिए प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस समय जाति व्यवस्था पहले से अधिक कठोर और अंधार बन गई थी। पहले की तरह विदेशियों यानी मलेच्छों, अरबों और तुर्कों को भारतीय समाज में सम्मिलित नहीं किया गया था। मलेच्छों, अरबों और तुर्कों को भारतीय समाज में सम्मिलित नहीं किया गया था। इतना समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद उपजातियों की संख्या में वृद्धि। पूर्व मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था में एक मुख्य विशेषता विभिन्न जातियों के अंदर उपजातियों की संख्या में वृद्धि का होना है। चातुर्वर्ण में अनुलोम और प्रतिलोम जैसे अंतर वर्ण विवाह के फलस्वरूप अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई। पूर्व मध्य युग तक आकर वर्ण संकर जातियों की संख्या 64 हो गई। वर्ण संकर जातियों का भी आपस में मिश्रण होने से उपजातियों का विशाल समुदाय उत्पन्न हो गया। इस प्रकार भारतीय जाति व्यवस्था में जाति और उपजाति का विकास समयानुसार क्रमागत हुआ। जाति और उपजाति में व्यवसाय और सामाजिक व्यवस्था संबंधी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, यथा इनकी संज्ञा उनके कार्यों, व्यवसायों और शिल्पकारिता से निश्चित है। वस्तुतः जाति और उपजाति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी नियंत्रण और अंतर्विवाही नियम है। विशेषकर उपजातियों में उक्त नियम अत्यधिक दर्शित होते हैं। इसके अलावा उपजातियों में अनेक जातियों के प्रति अपनत्व, दायित्वबोध की भावना, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और आतुरता अत्यधिक होती है, जो उन्हें अपना भेदपरक अस्तित्व प्रदान करने में सहायक होती हैं। उक्त गुण उनके पूर्वगामी समूह के परिचायक होती हैं। जाति उपजाति में अन्योन्याश्रित संबंध है। सही अर्थों में जाति बड़ा समूह है और उपजाति छोटा। अपने भिन्न व्यवसाय, आचार विचार और रीति रिवाजों के कारण उपजातियों की परिस्थिति उनका स्वतंत्र उन्नत रूप, विस्तार और विकास बना हुआ है। उनके स्वयं के गुण और व्यवहार उनके पृथक अस्तित्व के प्रेरक तत्व हैं। मध्य युग तक आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अनेक प्रकार विकसित हो गए। 34 प्रकार के ब्राह्मण, 36 प्रकार के क्षत्रिय, 48 प्रकार के वैश्य और 108 प्रकार के पेशेवर जाति उपजातियों के विवरण पूर्व मध्ययुगीन साहित्य में मिलते हैं। इतना समझ में आ गया? स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में पूर्व मध्यकाल में अत्यधिक दयनीय हो गई। सामंती व्यवस्था के विकास के साथ साथ समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, जौहर प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने अपना प्रभाव बना लिया। अब देखो, ये यहाँ पर इतिहासकार लिखते तो हैं कि जौहर, पर ये नहीं बताते हैं कि क्यों हुआ, सती प्रथा क्यों हुई, ये नहीं बताते हैं। ठीक है, कारण बताने चाहिए कायदे से कि बाल विवाह क्यों हुए। कोई फैशन थोड़े था बचपन में कोई अपने बच्चे का विवाह कर देगा। इतनी क्या थी, अरे समस्याएं तो थी, आक्रांता है ना। ये मैंने आपको बताया भी, ये जो शादियों का चलन है ये अब रात को क्यों होता है, क्योंकि बताया जाता है कि दिन में अगर पहले यहाँ सुबह होती थी शादियां इस देश में,
विवाह जो होते थे वो मतलब सुबह के समय में होते थे या दिन में होते थे, लेकिन बाद में प्रथाएं क्या होगी, रात्रि, है ना। ऐसी बाल विवाह क्यों हुआ? क्योंकि उठा के ले जाते थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था। जो आक्रांता थे, खासकर जो मलेच्छ थे, उन्हें उम्र से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो बाल विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, जौहर प्रथा हो गई, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इन कुप्रथाओं ने अपना प्रभाव बना लिया था। सामान्य लोगों की स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। समाज में गणिकाओं, वैश्याओं और देवदासियों का भी एक वर्ग था। स्त्रियों की स्वतंत्र प्रतिबंधित थी। स्त्रियों की स्वतंत्रता जो थी प्रतिबंधित थी। सामान्यतः उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, किंतु राजघराने तथा समृद्ध परिवारों की स्त्रियों की शिक्षा का विशेष रूप से प्रबंध किया जाता था। इस समय की कुछ विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शास्त्रार्थ में प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य को पराजित किया था। पराजित तो नहीं बोल सकते, लेकिन शास्त्रार्थ में कहा बताया जाता है कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी शंकराचार्य को क्या नहीं कर पा रहा था, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर था उनके पास। ज्ञान मार्गी थे आदि गुरु शंकराचार्य। लेकिन मंडन मिश्र के साथ, मंडन मिश्र भी उस जमाने का क्या था, बहुत बड़ा क्या था, विद्वान था, ज्ञानी था। अब क्या हुआ, दोनों के शास्त्रार्थ चल रहे थे, दोनों के गले में माला डाली गई। जिसके गले की माला सूखेगी समझ लो शास्त्रार्थ में वो हार रहा है। गले की माला क्यों सूखेगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, जब नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, गुस्सा आएगा, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, मंडन मिश्र क्या होने लगे, हारने लगे। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं क्योंकि इनकी अर्धांगिनी हूं तो एक प्रश्न मैं भी पूछूंगी। और उन्होंने गृहस्थ आश्रम से प्रश्न पूछा, किससे? आदि गुरु शंकराचार्य से। फिर बताया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ट्रांसमाइग्रेशन किया, अपनी आत्मा को किसी राजा के शरीर में प्रवेश किया। उस रानी से वो उत्तर लेकर फिर उनका उत्तर दिया, किसका? भारती का। तो इनका नाम याद रखना भाई, मंडन मिश्र, उनकी पत्नी भारती। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी, राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी प्रसिद्ध विदुषी थी। लीलावती गणित शास्त्र की पंडिता थी। लीलावती गणित शास्त्र की पंडिता थी। इस काल की अन्य प्रमुख स्त्रियों में इंदुलेखा, मारुला, भोरिका, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, मदालसा और लक्ष्मी, ये सब उल्लेखनीय इनके नाम। ऐसे नाम अब नहीं मिलते हैं। ठीक है, मारुला, भोरिका, विज्जिका, शीला, सुभद्रा, मदालता। अल बरूनी ने भारतीय स्त्रियों के विषय में लिखा है कि सभी स्त्रियां सुशिक्षित होती थी और सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग लेती थी। वे संस्कृत लिख पढ़ सकती थी। इसके अतिरिक्त नाच गान, चित्रकला और मूर्तिकला भी उन्हें सिखाई जाती थी। इस समय अनेक राजवंशों की रानियों ने शासन संचालन भी किया, जिसमें कश्मीर की सुगंधा एवं दिद्दा, तो ये कश्मीर की रानियां हैं। चालुक्य वंशी विजय भट्टारिका, चहमान वंशी कर्पूर देवी, इनके नाम उल्लेखनीय है। सामान्य परिवारों की महिलाओं को शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाता था। शिक्षा के अभाव में उनका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो गया। नारद स्मृति के टीकाकार असहाय ने कहा है कि स्त्रियों को अभिभावकता इसलिए आवश्यक है कि शास्त्राध्ययन के अभाव में उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है। शास्त्राध्ययन के अभाव में उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है। इस समय विवाह के अनेक प्रकार प्रचलित थे। राजपूतों में स्वयंवर प्रथा का प्रचलन था। सोमदेव की कथा सरित सागर में गंधर्व विवाह का उल्लेख है। कथा सरित सागर, सोमदेव, गंधर्व विवाह का उल्लेख है। लव मैरिज जिसको बोलते हैं। रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए विवाह तथा खान पान के नियम अधिक कठोर बना दिए गए। अंतर जातीय विवाह को हतोत्साहित किया गया, इंटरकास्ट मैरिजेस को। ओसनम स्मृति और व्यास स्मृति में यह विधान किया गया कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता पर आधारित होगी। अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता पर आधारित होगी, पिता पर नहीं। अल बरूनी ने भी उल्लिखित किया है कि बच्चे की जाति माता की जाति होती है। बच्चे की जाति माता की जाति होती है। इस समय विधवाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार की तो मान्यता दी गई, परंतु विधवा विवाह अमान्य होने के कारण विधवाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। उन पर दैनिक जीवन संबंधी अनेक अपात्रताएं आरोपित की गई। क्या की गई? अनेक अपात्रताएं आरोपित की गई। और ये समाज में आज तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चला आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है। सती प्रथा, इस समय सती प्रथा का अधिक प्रचलन देखने को मिलता है। सती प्रथा और जौहर प्रथा राजपूत कुलों में अत्यधिक प्रचलित था। ये ऐसे लिखते हैं इतिहासकार जैसे कि ये फैशन रहा होगा। कारण बताइए ना कि नेक्रोमेनिया के शिकार थे कौन? जितने भी आक्रांता थे, चाहे वो यवन रहे हो, चाहे वो मलेच्छ रहे हो, चाहे मुगल रहे हो, है ना।
राजपूत कुलों के में अधिक प्रचलित थी। हर्षवर्धन की माता यशोमती अपने पति प्रभाकर वर्धन का रोग असाध्य जानकर उनकी मृत्यु से पहले ही सती हो गई। आज भी प्रचलन में है क्या, सदवा मरी है की क्या प्रशंसा होती है, कोई मर गया लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं वो कि सदवा मरी है। सदवा मतलब पति के जीवित रहते ही पत्नी क्या हो गई है, मर गई है। उन मूर्खों को यह बताना बड़ा कठिन है कि पत्नी अगर चली गई तो फिर पति का तो फिर जीवन क्या हो जाता है भाई। पति चला गया एक बार के लिए, पत्नी अपने बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, लेकिन पत्नी चली गई, ग्रह ही चला गया अगर, तो फिर पति का जीवन क्या हो जाता है, फिर तो उसकी दुर्गति ही होती है। चाहे कितना भी उसकी देखभाल करो, लेकिन वो और जो विवाह संबंध जो समाज में विवाह के जो नियम बनाए गए हैं ना, विवाह आपकी युवावस्था के लिए और संतानोत्पत्ति के लिए ही नहीं है, आपकी वृद्धावस्था में काम आता है विवाह, खासकर जो पुरुष होते हैं। कौन, चलो जी। तो यशोमती अपने पति प्रभाकर वर्धन का रोग असाध्य जानकर उसकी मृत्यु से पहले ही सती हो गई। कलचुरी नरेश गांगेय देव के साथ उसकी 100 पत्नियां, कितनी, कलचुरी नरेश गांगेय देव के साथ उसकी 100 पत्नियां प्रयाग संगम पर उसके साथ डूब गई, मतलब प्राण दे दिए 100 पत्नियों ने। कैसा, तो ये क्या बोलूं। अंगिरस, हारीत, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने सती प्रथा की प्रशंसा की। अंगिरस, हारीत, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, इन्होंने सती प्रथा की प्रशंसा की है। अग्नि पुराण में उल्लिखित है कि जो स्त्री पति के शव के साथ अग्नि में प्रविष्ट होती है वह स्वर्ग जाती है। अब मैंने बोला नहीं, सब कंसेप्ट हैं दिमाग के, चाहे तो ये हो स्वर्ग वाला जो कंसेप्ट है, चाहे वो 72 हुरों वाला कंसेप्ट है। जितना भी समस्याएं हैं वो सब कहां के लिए है, स्वर्ग और जन्नत के लिए। अब अगर किसी पैदा होने वाली बच्ची को बचपन से हम ये सिखाएंगे कि पति के साथ क्या करना है, अगर पति मर गया तो पति के साथ क्या करना है, अग्नि में जलना है, तो क्या होगा, तो उसका माइंड उसी तरह से सेटअप होगा। और ये फिर उस समय के लोगों को भी पता था कि मान तो गई महिला, उसने दिमाग माइंड मेकअप कर रखा है कि मुझे सती होना है, किसके साथ, पति के साथ, और स्वर्ग जाना है। अब चिता पे बैठ तो गई, लेकिन जब आग लगेगी तब क्या होगा। इसलिए क्या किया जाता था, चारों तरफ से बांस के डंडे लेके खड़े होते थे लोग, यानी वो स्त्री चिल्ला रही है, दौड़ने का प्रयास कर रही है, उसको बिल्कुल बांध दिया जाता, जिंदा जलाया जाता था। अब आप सोच लो कितना विभत्स रहा होगा। किसी महिला को क्या, पति तो मरा हुआ है यार, वो तो डेड बॉडी है, वो जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जलाना तो कर्म होता है, लेकिन उसके ऊपर एक जिंदा महिला वो बैठी हुई है ऊपर, वो तो लकड़ियों के अंदर है पति, महिला क्या है, ऊपर बैठी हुई है ना, ध्यान लगा के बैठी हुई है, और बस ये मान के चल रही है कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही आग लगेगी और चिता आग पकड़ेगी, तो सबसे खतरनाक आग होती है चिता की। सोचो फिर क्या होता होगा। समझ पा रहे हो। आप तो खाली इतना बोलते हो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में 1829 की धारा 17 से सती प्रथा का अंत कर दिया। भाई याद किया, एक नंबर मिल गया। उस समय की परिस्थितियों में जाओ और इसको महसूस करने का प्रयास करो, तब समझ में आएगा आपके सती प्रथा क्या है। समझ में आ गया। तो कौन कह रहे, अग्नि पुराण में लिखा हुआ भाई ऐसा कि जो स्त्री पति के शव के साथ अग्नि में प्रविष्ट होती है वह स्वर्ग जाती है। परंतु बाण भट्ट, मेधातिथि, देवण भट्ट ने सती प्रथा की निंदा की है। इसका मतलब ये विद्वान लोग थे। बाण भट्ट, मेधातिथि और देवण भट्ट ने सती प्रथा की निंदा की है। देवण भट्ट ने सती प्रथा को धर्म का विकृत रूप बताया है। मेधातिथि ने सती प्रथा को आत्महत्या करार दिया है। क्या दिया है? आत्महत्या। ब्राह्मणों में सती प्रथा 1000 ईस्वी के बाद प्रचलित हुई। दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलन बहुत कम था। सुदूर दक्षिण में तो यह अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलता था। इस समय सती प्रथा में अधिक प्रचलित होने का प्रमुख कारणों में विधवा विवाह की अनुमति न देना। विधवा विवाह की कुल मिला के कंसेप्ट ये था कि ये महिला विधवा हो गई और इसका विवाह तो दोबारा होगा नहीं, पालेगा कौन इसको अब, क्या, इसलिए क्या कर दो, जला दो। यार ये तो गलत बात थी। उनके दिनचर्या पर अनेक अपात्रताओं का आरोपित करना, संपत्ति संबंधी अधिकारों को विलंबित करना और हिचकिचाहट से मान्यता देना, बाल विवाह का प्रचलन जिसमें पति पत्नी की आयु में अत्यधिक अंतराल से विधवाओं की संख्या में वृद्धि आदि कारण थे। अब लड़की है 9 साल की और आदमी है 40 साल का और शादी हो रही है तो पति ने तो मरना ही है। अंतराल जो था
वो बहुत ज्यादा था। क्या था? नहीं आया समझ में। अब 9 साल वाली जब तक 18 की होती है तब तक 40 वाला कितने का हो जाता? 48 हो गया क्या? हाँ जी, नहीं आया समझ में। अब वो क्या हो गई? विधवा हो गई। और विधवा के लिए क्या है? विधवा विवाह की अनुमति थी नहीं। संपत्ति संबंधी अधिकार भी ऐसे ही थे, ढुलमुल। ठीक है, दिनचर्या पर अनेक अपात्रताएं थी। दक्षिण भारत में भी देखा मैंने, या ये जो जितने भी राजपूत घराने थे उनमें क्या प्रथाएं थी। जो विधवा होती थी उसको बाल केश काटने पड़ते थे, एक टाइम का भोजन करना है, जमीन पर सोना है जीवन पर्यंत। हाँ जी, प्रेम रोग देखिए, एक पिक्चर है प्रेम रोग, उसमें काफी कुछ दिखा रखा है। अब इस प्रकार की पिक्चरें नहीं बनती हैं, पिक्चरों में बहुत ज्यादा आपको धनाढ्य दिखाया जा रहा है, लेकिन पुराने समय में बनी एक प्रेम रोग। अगला, स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार बता दूं, थोड़ा सा रह गया। पूर्व मध्य काल में स्त्री धन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। विज्ञानेश्वर विधवा स्त्री की अचल संपत्ति विधवा स्त्री को अचल संपत्ति बेचने का भी अधिकार देते हैं। देवल के अनुसार यदि पति स्त्री धन का उपयोग करे तो उसे वह धन ब्याज सहित अपनी पत्नी को लौटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्त्री धन का मतलब होता है जो मायके से जो लेकर आई है, वो अपने गहने वहने जो भी उसको उपहार मिले हैं वो सब स्त्री धन में आते हैं। स्त्री धन पर वैसे भी पुत्री का अधिकार होता है। पति ने अगर खर्च कर दिया स्त्री धन तो ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विज्ञानेश्वर और जिमुत वाहन ने विधवा को दाय भाग यानी उत्तराधिकार का संपत्ति, उत्तराधिकार की संपत्ति का भी अधिकारी माना है। जिमुत वाहन ने विधवा को दाय भाग मतलब उत्तराधिकार की संपत्ति का भी अधिकारी माना है। दक्षिण भारत में यह अधिकार पहले से ही मान्य था, जबकि उत्तर भारत में बाद में माना गया। पूर्व मध्य काल में व्यवस्थाकार पुत्री को भी उत्तराधिकार का कुछ अंश दिलाने के पक्ष में थे। शुक्र के अनुसार पिता की अपनी संपत्ति के बंटवारे में पत्नी को एक भाग, प्रत्येक पुत्र को एक भाग तथा प्रत्येक पुत्री को आधा भाग देना चाहिए। मेधातिथि पुत्री को दाय देने के विरुद्ध थे। मेधातिथि पुत्री को संपत्ति संबंधी अधिकार देने यानी दाय देने के विरुद्ध थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ रहा था। इसका प्रमुख कारण बाह्य आक्रमणकारियों से सतीत्व की रक्षा करना था। क्या था? बाह्य आक्रमणकारियों से सतीत्व की रक्षा करना था। पूर्व मध्य काल में भी देवदासी प्रथा मौजूद थी। राजतरंगिणी और दक्षिण भारतीय अभिलेखों में इसका उल्लेख हुआ है। इस समय गणिकाओं की भी उपस्थिति थी। उपमिति, भव प्रपंच कथा और कुट्टनी मतम में गणिकाओं का विशद वर्णन है। अरब यात्रियों के विवरण के अनुसार भारत में वैश्यावृत्ति अवैध कार्य नहीं समझा जाता था। वैश्यावृत्ति अवैध कार्य नहीं समझा जाता था। इसके बाद मैं दास प्रथा के बारे में बता रहा हूं। पूर्व मध्य काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। दास न सिर्फ राजा, सामंत या ग्रस्तों के यहीं रहते थे, बल्कि बौद्ध मठों और मंदिरों में भी रखे जाने लगे। विज्ञानेश्वर ने नारद द्वारा बताए गए 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। विज्ञानेश्वर ने नारद द्वारा बताए गए, ये क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है, नारद ने कितने दासों की संख्या कितनी बताई है? 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास और दासियों का न सिर्फ क्रय विक्रय ही होता था, बल्कि उनका निर्यात भी होता था, यानी बाहर विदेशों में भी भेजा जाते थे। लेख पद्धति में 504 विशल प्रिय यानी चाहमान शासक बिसल देव का सिक्का में एक दासी के क्रय पत्र का उल्लेख है। जैन ग्रंथ समरा इच्छा कहा और प्रबंध चिंतामणि में दास व्यापार के अनेक उल्लेख हैं। लेख पद्धति के अनुसार वस्तुओं के बदले दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिमी देशों के लिए होता था। मेधातिथि के अनुसार इस समय ऋण चुकाने के लिए स्वयं को दास के रूप में बेचने की प्रथा अधिक प्रचलित थी। ऋण चुकाने के लिए दास के रूप में स्वयं को बेचने की प्रथा अधिक प्रचलित थी। इस काल में व्यवस्थाकारों ने दास और भृत्य में भेद तो किया है, परंतु दास मुक्ति संबंधी कोई प्रावधान नहीं किया। इस कारण दासों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। स्वामी द्वारा दासों को यात्रा देने संबंधी अनेक प्रकरण मिलते हैं। इतना समझ में आ गया? अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा पूर्व मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति।